हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 2 के जितने स्टूडेंट हैं, भारत की विदेश नीति इंडियन फॉरेन पॉलिसी वाली जो बुक आपने ले रखी है। तो इस बुक के अंदर से हम बहुत सारी वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी। और जैसा कि आपको पता है कि 6 अगस्त को आपका जो है इसका एग्ज़ाम है। तो यूनिट नंबर 1 हमारी कंप्लीट है। यूनिट नंबर 2 में से हमने जो है लेसन नंबर 1 भारत और अमेरिका, ये हमने कंप्लीट कर लिया था लास्ट टाइम। आज जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे लेसन नंबर 1 का ही पार्ट बी, भारत और रूस के संबंध। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं देरी ना करते हुए। तो जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि लेसन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया और लेसन नंबर 2 में लेसन नंबर 1 का ही जो हमारा दूसरा पार्ट है, तो वो हम यहाँ पर जो है कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने जो है भारत और अमेरिका के जो संबंध थे इसके बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम इसी का जो दूसरा पार्ट है, यानी कि जिसमें हम भारत और सोवियत संघ के संबंध के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, सॉरी, रूस के बारे में हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। भारत और रूस के संबंध। तो रूस, आपको पता होगा कि रूस को जो है सबसे पहले जो है सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। और बाद में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो रूस, बेलारूस और यूक्रेन, ये तीन बड़े बड़े जो गणराज्य थे, इन्होंने जो है सोवियत संघ की समाप्ति की घोषणा कर दी। और सोवियत संघ का नाम बदलकर जो है इसका उत्तराधिकारी रूस को बना दिया गया। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि रूस जो है वो क्या है, मानचित्र में एक नया देश है, क्योंकि 1991 में जो सोवियत संघ था उसके विघटन के बाद में ये जो उसका उत्तराधिकारी बना तो वो रूस बना। अब भारत के सोवियत संघ के साथ में ना हमेशा से जो है मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। जैसे अमेरिका के साथ में संबंध हमेशा खटासपूर्ण रहे, फिर दोबारा सही हुए, पर रूस जो है, रूस के साथ में शुरू से ही हमारे संबंध अच्छे रहे हैं। अब भारत में आज़ादी के बाद में बहुत सारी योजनाओं की परिकल्पना की गई थी और सोवियत संघ से वो प्रभावित था। क्योंकि जो आज अगर हम बात करें कि पंचवर्षीय योजना की अगर हम बात करें तो वो भी जो है 5 ईयर प्लानिंग जो है वो भी सोवियत संघ से ही हमने अपनाई थी। अब सोवियत संघ से प्रभावित होने के बाद में और अच्छे संबंध होने के बाद भी स्वतंत्रता के बाद भारत ने शीत युद्ध के समय सोवियत संघ से समान दूरी का रास्ता चुना। यानी कि उसके साथ में होने के बाद, मैत्री संबंध बनाने के बाद में भी भारत ने जो है वो किसी भी बड़ी महाशक्ति के साथ जाने का फैसला नहीं किया, सोवियत संघ के साथ भी जाने का फैसला नहीं किया, और उसने एक समान जो है विदेश नीति अपनाई और अपने आप को स्वतंत्र देश के रूप में जो है सामने रखा और एक अलग नीति अपना ली गुटनिरपेक्षता की। है ना? ये सब आपने जो है अच्छी तरीके से 12th क्लास में पढ़ा होगा, तो आप इस वाले क्वेश्चन को अगर आपका आता है एग्जाम में तो आप आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आगे बोला गया है कि जो रूस है सोवियत संघ का उत्तराधिकारी है, इसलिए रूस के साथ में भारत के संबंध सोवियत संघ को ध्यान में रखकर करने चाहिए। यानी कि जैसे हमारे सोवियत संघ के साथ में संबंध थे, उसी चीज को देखते हुए जो है भारत के संबंध जो है अब रूस के साथ बने रहने चाहिए। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो एक ग्लिम्प्स है, यानी कि एक झलक है भारत और सोवियत संघ के संबंध की। तो सोवियत संघ और भारत जो है इनके संबंधों को शीत युद्ध के वातावरण और भू राजनीतिक संबंधों के माध्यम से देखने की आवश्यकता है। क्योंकि जब हम आज़ादी हम लोगों को मिली थी और उसके बाद में जो शीत युद्ध का जो दौर चल रहा था, तो उस समय भारत के संबंध जो है सोवियत संघ के साथ बहुत अच्छे थे। अब स्वतंत्रता के बाद में भारत के गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाने से सोवियत संघ नाराज हो गया। अब देखो भारत ने क्या करा कि अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना ली। भारत ने कह दिया कि वी डोंट वांट टू गो विद अमेरिका एंड सोवियत संघ। अब जब वो दोनों में से किसी के साथ नहीं जाना चाहता और सोवियत संघ को ये लगा कि जब हमारे साथ इतने मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, अच्छे संबंध हैं, तो भारत ने फिर गुटनिरपेक्षता यानी कि नेम की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो नीति थी वो क्यों अपनाई। तो इसका परिणाम ये निकला कि दोनों देशों में थोड़ा अविश्वास भी उत्पन्न हुआ। दोनों के अंदर देखो, सिंपल सी बात है, अगर आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है और आप उसके साथ कोई काम कर रहे हो, ठीक है? अब वो किसी और के कॉम्पिटिशन में काम के लिए आ गया और आपने अचानक ही अपना कोई अलग से काम खोल दिया और आपने कहा कि भई हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी, तो कहीं न कहीं खटास वहाँ पर पैदा हो ही जाती है। तो अविश्वास जो है भारत और सोवियत संघ के बीच में हो गया था। अब बात ये की गई थी कि जो भारत है, भारत ने ना तो पूंजीवादी मॉडल अपनाया, ना ही साम्यवादी। ठीक है? भारत ने जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था वाला मॉडल अपनाया और सोवियत संघ को विश्वास हो गया कि पाकिस्तान की तरह भारत अमेरिका के गुट में शामिल नहीं होगा। तो उसके बाद थोड़े बहुत जो है संबंध अच्छे से होने लगे। अब जो इसमें बोला जाता है कि अगर हम वास्तविकता से देखें तो सोवियत संघ ने कश्मीर मुद्दे पर भारत की हमेशा से समर्थन किया है। कश्मीर मुद्दे को लेकर भारत का हमेशा सपोर्ट किसने किया है? सोवियत संघ ने किया है। अब चीन के अंदर भी माओवादी क्रांति के बाद में सोवियत संघ ने क्या करा? चीन को एक सहयोगी मित्र के रूप में चुना। और यही कारण था कि सन 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया तो उस समय भारत को यूएसएसआर से आवश्यक समर्थन मिला और ना ही यूएसए से। यानी कि उस समय जब ऐसा हुआ कि 1962 में जब चीन ने अटैक किया तो भारत के साथ अमेरिका के संबंध तो पहले से ही थोड़े बहुत खटासपूर्ण चल रहे थे। और वहीं सोवियत संघ के साथ में अच्छे संबंध होने के बावजूद भी भारत की गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने की वजह से सोवियत संघ थोड़ा नाराज था। और जिस वजह से 1962 के चीन के युद्ध के अंदर भारत का उसने सपोर्ट नहीं किया और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आपसी सहयोग और मित्रता के अपने आदर्शवादी सिद्धांत की एक बड़ी हार का सामना किया।
भारत ने क्या करा कि भारत को लगता था कि भाई चलो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी समस्या होती है तो सोवियत संघ हमारे साथ रहता है, यानी कि जो अब रूस है वो हमारे साथ रहता है तो हमारा सपोर्ट करेगा, परंतु वहाँ पर ना तो अमेरिका ने और ना ही यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ ने सपोर्ट किया। अब भारत ने रणनीति रूप में से पश्चात यथार्थवादी नीति को अपनाया। यथार्थवाद का मतलब होता है रियलिज्म, यानी कि रियलिटी, वास्तविकता में जो हो। तो इस निर्णय ने अब रणनीति स्वायत्तता की तलाश की और सैन्य खरीद में दीर्घकालीन आत्मनिर्भरता की अपेक्षा की, और इस महत्वाकांक्षा में उन्हें व्यवहार्य भागीदारों की तलाश थी। अब सोवियत संघ और भारत के साथ में सुरक्षा सहयोग सुनिश्चित करने के लिए कदम बढ़ाया। अब क्या करा सोवियत संघ ने, क्या करा, जो सोवियत रूस था इसने भारत के साथ में एक अच्छा सा संबंध बनाने के लिए इसने जो है अपना कदम बढ़ाया आगे। अब भारत के निर्णय को गुटनिरपेक्ष सिद्धांत के परित्याग के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए कि भारत जो है अगर वो संबंध बनाने की कोशिश करे तो हमें जो है गुटनिरपेक्षता को त्याग देना चाहिए। तो ऐसी हमारी नीति नहीं थी। इसके बजाय जो स्वायत्तता प्राप्त करने के लिए सोवियत संघ जो है वो हथियारों को विकल्प के रूप में इस्तेमाल करने की मांग की। अब उसने क्या करा कि वो हथियारों को जो है देने की मांग करने लगा भारत को। अब ऐसे में ही 1965 में एक युद्ध हुआ जिसमें भारत पाकिस्तान का युद्ध था और ताशकंद समझौता हुआ और सोवियत संघ शांति मध्यस्थी की सहमति हो गया, यानी कि सोवियत संघ के अंदर जो भारत पाकिस्तान का जो युद्ध था ना, तो इसका जो समझौता हुआ वो ताशकंद में हुआ था जो सोवियत संघ के अंदर था, ठीक है। तो वहां पर ही भारत और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री गए थे और इन्होंने शांति समझौता वहां पर स्थापित किया था 1965 के युद्ध में। अब 60 और 70 का जो जो टाइम रहा है वो अशांतिपूर्ण समय का रहा है और भारत सोवियत संघ सुरक्षा सहयोग के अंदर वृद्धि भी हुई। और फिर 1971 के अंदर भारत और सोवियत संघ ने मिलकर जो है 20 वर्षीय संधि भी की थी। अब 20 वर्षीय दोनों ने संधि कर ली। अब 42वें संविधान संशोधन के अधिनियम के तहत भारतीय संविधान में समाजवाद शब्द को जोड़ने के साथ अपने चरम सीमा पर पहुंच गया। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा सब कुछ, है ना। अब उसके बाद में अमेरिकी जो राष्ट्रपति थे निक्सन 1972 में, उन्होंने पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना की गुप्त यात्रा की और अमेरिका, पाकिस्तान, चीन के बाद एक धुरी तैयार हो गई थी। अब यहाँ पर ये सब चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी अच्छी तरीके से, है ना। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि भारत की अधिकांश रक्षा खरीद जो है ना वो सोवियत संघ से हुई। भारत सबसे बड़ी जो, अगर हम बात करें कि मार्केट समझता है, वो सोवियत संघ को समझता है हथियारों को लेकर। और वहीं सेना के सैन्य हार्डवेयर का लगभग 60%, नौसेना का 70% और वायुसेना का 80% हार्डवेयर जो है वो सोवियत संघ से मिलता है भारत को, ठीक है। अब इसके अलावा दोनों देशों के निर्णय और रणनीति शीतयुद्ध समय के अधिकांश अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर भी परिवर्तन हो गए थे। तो यहाँ तक आपको आई होप कि अच्छी तरीके से सब चीज़ें समझ में आ रही होगी। उसके बाद आता है कि जो यूएसएसआर है, यानी कि जो आपका सोवियत संघ है, उसका जो पतन हुआ और भारत और रूस के संबंधों के बीच में जो नए नए विवाद आए वो क्या थे। सोवियत संघ के विघटन और रूस के उदय के बाद में अंतर्राष्ट्रीय विश्व व्यवस्था के अंदर नए बदलाव आए। जैसा कि हमने ऊपर अभी पढ़ा कि इस चरण के दौरान भारत ने क्या करा, यूएसए के साथ में घनिष्ठ संबंध विकसित कर लिए, यानी कि अमेरिका के साथ में अच्छे संबंध बन चुके थे वहां पर। अब इसका परिणाम क्या निकला कि जो भारत और रूस है ना, इनके संबंध में दूरी हो गई। अब सिंपल सी बात है भाई, पहले जब जो है अमेरिका सपोर्ट में नहीं था तो सोवियत संघ के साथ दोस्ती थी। सोवियत संघ ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया तो अमेरिका से दोस्ती टूट गई थी थोड़ी। अब वहीं अगर जब भारत ने जो है यूएसएसआर के साथ में अच्छे संबंध बनाए, ओ सॉरी यूएसए के साथ में, तो वहीं सोवियत संघ को भी थोड़ा सा इसमें बुरा लगने लगा, यानी कि रूस को थोड़ा बुरा लगने लगा और संबंधों में दूरी आने लगी। तो उसके बाद में भी कुछ समय तक राजनीति में अशांति का कारण बना रहा, ठीक है। और यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया सब कुछ, ठीक है। तो धीरे धीरे हम यहाँ तक ये चीज़ें को देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत और उसके साथ में संबंध जो है थोड़े बहुत फिर बिगड़ने लगे। उसके बाद भारत और रूस के संबंधों में नया युग का आरंभ हुआ। अभी तक हमने जो ऊपर पढ़ा वो हमारा पुराना था। अब जो नए युग का आरंभ हुआ तो इसमें क्या परिवर्तन आया, जब अमेरिका ने रूस को उत्तरी अटलांटिक संधि यानी कि नाटो के तहत शामिल नहीं किया। अमेरिका ने क्या करा, रूस को जो है एक नाटो संधि बनाई थी अमेरिका ने। नाटो का मतलब क्या था, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना क्यों की गई थी कि जितने भी देश हैं वो ये सैन्य संगठन था एक, ठीक है, वो सब इसमें जुड़े हुए थे। अब पश्चिमी देशों से आवश्यक समर्थन प्राप्त नहीं हुआ और रूस ने जब अपना स्वतंत्र जो है पुनरुद्धार कार्यक्रम शुरू कर दिया, क्योंकि जब भाई रूस को इसके अंदर एंट्री नहीं थी तो रूस ने भी अपना अपना काम अपना स्टार्ट कर दिया अलग से, है ना। और वहीं 1996 में भारत अमेरिका के संबंध जो है कमजोर हो रहे थे। 1996 से जो है भारत और अमेरिका के संबंध क्या हो गए, धीरे धीरे कमजोर होने लगे। और बाद में रूस भारत और अपने प्रभाव में लाने की कोशिश करने लगा। अब क्या हुआ, जब भाई किसी को दिखता है ना कि जब हमारा एक दोस्त, मतलब दो दोस्तों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो जो तीसरा व्यक्ति है वो इस चीज़ का फायदा उठाता है। सेम वही हुआ कि जब भारत अमेरिका के संबंध थोड़े कमजोर हुए तो रूस ने इस चीज़ का फायदा उठाने की कोशिश की। और उसके बाद में पिरामोकोव ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा में एक स्थिर शक्ति के रूप में भारत, रूस, चीन के एक रणनीति त्रिकोण के रूप में जो है उनका गठन किया और सुझाव दिया। उसके बाद में धीरे धीरे
जो है प्रेमाकोव के विचार में ये त्रिकोणीय संबंध शीत युद्ध के बाद के युग की अमेरिका के नेतृत्व वाली एक दुविधा के लिए एक प्रभावी प्रतिसंतुलन होगा। लेकिन भारत और चीन के बीच अविश्वास ने इस प्रगति को रोक दिया। अब क्योंकि देखो, अगर रूस इस चीज को लेकर चल रहा था कि भाई अमेरिका को टक्कर देने के लिए कुछ तो हमें इकट्ठा करना पड़ेगा, तो रूस ने क्या करा, भारत को लेकर और चाइना को लेकर जो है उसने ये सोचा कि हम लोग क्या करेंगे, हम यहाँ पर जो है ना त्रिकोणीय संबंध बनाएंगे, है ना। और त्रिकोणीय संबंध बनाने की कोशिश तो की गई, पर भारत और चीन के संबंध अच्छे नहीं थे। तो इस वजह से क्या हुआ कि भारत और चीन के बीच में अविश्वास था, इस प्रगति को उसने रोक दिया। अब भारत रूस के बीच में घनिष्ठता तब देखी गई जब राष्ट्रपति बिल क्लिंटन आए और भारत पर अपने परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने का दबाव बनाने रहे थे। अब उसी समय रूस ने आगे बढ़कर भारत का समर्थन किया। अब वहीं भारत दोबारा से क्या हुआ, रूस के साथ में हो गया। अब भारत में दो रूसी लाइट वाइटर रिएक्टर यानी कि LWR बनाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया, और इसमें तमिलनाडु के कुडुकनाल में दो 1000 मेगावाट के हल्के पानी के परमाणु रिएक्टर के निर्माण का मार्ग खोल दिया। अब उसी के बाद में 1998 में क्या हुआ कि परमाणु परीक्षण करने के लिए रूस ने भारत की आलोचना की, और वह भारत अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पक्ष नहीं था। अब वास्तव में बात यह हुई कि जो 1999 में कारगिल युद्ध हुआ था, तो भारत का पूरा समर्थन किया और उसने पाकिस्तान से अपनी सेना वापस बुलाने का भी निर्णय लिया, है ना। उसने पूरा सपोर्ट किया। अब उसके बाद में पॉइंट आता है हमारा रक्षा संबंध। तो देखो, मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि आपको ये जो भारत और जो रूस वाला जो संबंध है, इसके टॉपिक आपको अच्छी तरीके से बस आपको अपने लिख लेने हैं एक पेज पर, और उनको आप जो भी मैं वीडियो में बता रहा हूँ वो आप सुन लीजिए, और आराम से आपका एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप आराम से अटेम्प्ट कर रहेंगे। अब 2000 में व्लादिमीर पुतिन ने रूसी राष्ट्रपति बनने के बाद अब एक निर्णायक बदलाव हुआ जब भारत के साथ में एक रणनीति साझेदारी स्थापित कर ली। अब 2000 के अंदर जो व्लादिमीर पुतिन आए, उन्होंने क्या करा कि जैसे ही वो रूस के राष्ट्रपति बने, उन्होंने भारत के साथ में एक रणनीति साझेदारी स्थापित करने की मांग कर दी, यानी कि स्टार्ट कर दिया। अब 2010 में विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त साझेदारी में अपग्रेड किया गया, और भारत रूस साझेदारी रक्षा संबंध इसी को बोला जाता है। रूस इस क्षेत्र में भारत का विश्वसनीय साझेदारी बनकर उभरा। अब रूस ने क्या करा, भारत के साथ में दोबारा संबंध अच्छे बनाने के लिए जो वहाँ पर अपना जो है पूरा का पूरा समर्थन देना स्टार्ट किया। अब लगभग 70% रक्षा उपकरण जो है रूसी मूल के होने के साथ में संबंधों का रणनीतिक आयाम भी जो है स्पष्ट है, और रूस भारत को उन्नत रक्षा उपकरण और संवेदनशील सैन्य प्रौद्योगिकी प्रदान करने लगा। सबसे हालिया रक्षा समझौता में भारत द्वारा 5S-400 मिसाइल प्रणालियों की खरीद की गई, और 2020 से वितरित की जाने वाली जो कामोव के 226T हेलीकॉप्टर का जो निर्माण था, वो 4 एडमिरल ग्रिगोरोविच क्लास गाइडेड मिसाइल स्टिल्ट फ्रेगेट का अधिकरण और संयुक्त उत्पादन भी शामिल है। तो यहाँ तक ये सारी चीजें भारत के साथ में और रूस के साथ में संबंध अच्छे होने लगे। ठीक है। उसके बाद में आता है हमारा असैन्य परमाणु संबंध। अब दोनों देशों के बीच में असैन्य परमाणु सहयोग का एक लंबा इतिहास भी रहा है, और रूस जो वर्तमान में भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करने वाला एकमात्र देश है। रूस जो है भारत के अंदर परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करने के लिए सपोर्ट करने वाला एकमात्र देश है। इसने क्या करा, NACG जो है आपका, यानी कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह जो है, इसकी सदस्यता के लिए नई दिल्ली का एक समर्थन भी करता है, और एक नए समझौते पर हस्ताक्षर भी किए। और भारत ने अलग अलग हिस्सों में 25 परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की योजना भी की, है ना। और उसके बाद में देश की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में भी काफी ज्यादा मदद की। वहीं अगर हम देखें, कजाकिस्तान और कनाडा के अलावा रूस भारत के रणनीतिक यूरेनियम रिजर्व में सबसे बड़ा योगदान करता है, और इसके परिणाम रिएक्टरों को ईंधन देने के लिए 15,000 मेगा टन यूरेनियम रिजर्व बनाने में भी सुविधा होगी। तो ये संबंध बहुत अच्छे होते जा रहे हैं। उसके बाद में आर्थिक संबंध की बात करें, तो भारत पूर्व सोवियत संघ के साथ में और सोवियत रूस के साथ में जो है फार्मास्यूटिकल उत्पादकों के प्रमुख निर्यातकों में से एक रहा है। इसलिए रूस को निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अवसरों और चुनौतियों की भी जांच करना सार्थक है। तो आर्थिक संबंध को बनाने के लिए भी भारत और जो है रूस के बीच में अच्छे संबंध होने लगे। फिर वैश्विक साझेदारी। अब अमेरिका जो है वो बहुत ज़्यादा जो है आधिपत्य को चुनौती देने और अपनी वास्तविकता स्थिति को वापस पाने के लिए रूस और भारत को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर समर्थन कर रहा है। अब भारत और रूस के बीच में अच्छे संबंध हो रहे हैं, सब कुछ बढ़िया होता चला जा रहा है। इसी चीज़ को देखते हुए अब अमेरिका को ये चीज़ जो है बिल्कुल खल नहीं रही है, तो अमेरिका ने क्या करा, वो जो है अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है अमेरिका उसको सोवियत संघ को यानी कि रूस को और भारत को दोनों को समर्थन दे रहा है। अब वह रूस, चीन और भारत को मिलाकर एक नया गठबंधन बनाना चाहता है। अब वो चाहता है कि भाई रूस जो है और भारत जो है, अब ये जो मिलकर ना एक नया गठबंधन निर्माण करें। अब ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका, है ना, जो ब्रिक्स जो एक सम्मेलन आपका बना होगा, है ना, इसके अंदर जो है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के संचालन से देखा जा सकता है। अब रूस ने इस क्षेत्र को मजबूत करने के लिए SCO की पर्यवेक्षक स्थिति में
पर्यवेक्षक का मतलब होता है निगरानी, उसकी स्थिति में पूर्ण सदस्यता तक भारत की स्थिति का समर्थन भी किया है। तो यहाँ तक सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी, है ना? तो अब यहाँ पर आपको जो है और कुछ इसमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं है, इतना आपको नॉर्मल नॉर्मल पढ़ना है। और लास्ट आपका जो इस लेसन का जो निष्कर्ष निकलता है कि जो महाशक्तियों के साथ भारत के संबंध हैं, वो ज़ीरो सम गेम से रणनीति स्वायत्तता के खेल में परिवर्तित हो गए। अब धीरे-धीरे क्या हुआ, भाई ज़ीरो से लेकर वो बराबर तक आ गया, मतलब प्लस में नहीं गया, पॉजिटिव में नहीं गया, पर हाँ, वो बिल्कुल नेगेटिव में भी अब नहीं है। अब भारत ने प्रारंभिक वर्षों में रूस पर निर्भरता के साथ में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका के साथ में भी अच्छे संबंध बनाने होने तक की दूरी तय कर ली है। और विकास और मजबूत लोकतांत्रिक साख के साथ भारत किसी भी देश के लिए अपरिहार्य हो गया है। यही कारण है कि भारत समय समय पर बिना किसी का पक्ष लिए जो है सामरिक स्वायत्तता का प्रयोग करने में सक्षम रहा है, और इसीलिए भारत को जो है एक अलग ही रूप में देखा जाता है। अब देखो यहाँ पर ना इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे कि बदलते सामरिक परिवेश में भारत अमेरिका संबंध, जो मैंने अभी आपको बोला है ना, और 21वीं सदी में भारत अमेरिका संबंध के महत्वपूर्ण क्षेत्र, और 21वीं सदी में भारत रूस के संबंध। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। या फिर आपका क्वेश्चन आएगा कि शीत युद्ध और शीत युद्ध के बाद के युग में भारत रूस और अमेरिका के संबंध बताइए। देखो, बहुत इजी क्वेश्चन आपके बनेंगे, बहुत आराम से आप अपने पूरे नंबर ले सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।